गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुप बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को जानने से पहले, समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं। तो एंटीजन क्या है? एक तरीके का फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है अगर, तो काम क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करेगा, है ना। यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। और एंटीबॉडीज बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स ही है, यानी कि जो एंटीजन जा रहा है उससे जो कंबाइन हो रही है या उससे जो रिएक्शन कर रही है वो एंटीबॉडीज है। और एंटीजन क्या है? फॉरेन सब्सटेंस को कहते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। पहला जो है एबीओ सिस्टम और दूसरा जो है आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। बेसिकली जो ये डिवीजन कैसे हुआ है, ये दोनों डिवीजन होने के पीछे कुछ रीजन है। वो ये है कि जो आरबीसी होता है, सपोज कि ये आरबीसी का सेल है, तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पे कम से कम 30 टाइप के जो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन्स लगभग प्रेजेंट होते हैं। 30 टाइप के, है ना। 30 टाइप के जो है ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन लगभग क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन काम क्या करते हैं? ये एंटीजन बेसिकली जो है फॉरेन पार्टिकल को परसीव करने का काम करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करते हैं या एग्लूटिनेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो जब कभी भी हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजन पहले से प्रेजेंट है, उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है और वो एंटीजन एंटीबॉडीज मिल करके एक स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं, है ना। स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि हर एक एंटीबॉडी हर एक एंटीजन के साथ बाइंड नहीं होता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ ही में केवल बाइंड होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडीज को बाइंड कर लेगा, है ना। कुछ स्पेसिफिक वाली चीजें स्पेसिफिक चीजों को बाइंड करने का काम करती हैं। और अगर मान लो कि जो है ब्लड के बारे में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ब्लड में जो ये एबीओ सिस्टम बनाया गया है, एबीओ सिस्टम किस बेसिस पे बनाया गया है कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही ब्लड ग्रुप होता है ना। एबीओ सिस्टम के अंदर जैसे कि हम यहाँ पे अगर एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, सपोज ये क्या है? एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का बताया गया है। पहला है ए बी, दूसरा है ए, दूसरा नेक्स्ट है जो है बी और लास्ट है ओ। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का जो है वो ब्लड ग्रुप है। अब मैंने क्या कहा कि जो एंटीजन सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा हमेशा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर हम यहाँ पे एंटीजन के बारे में बात करें, है ना, फिर हम एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम खाली इतनी चीजों पे फोकस करेंगे। तो अब ए बी ब्लड ग्रुप होने का मतलब क्या है कि इसका जो सरफेस है, अगर हम यहाँ पे एक और कॉलम बना लें, सपोज कि ये क्या है? आरबीसी है, तो इस आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। अगर दोनों एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या कहलाएगा? ए बी। यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब बात आती है ए की। अब मान लो कि हमने यहाँ पे अगेन एक आरबीसी ड्रॉ किया, तो आरबीसी के जो सरफेस है उस सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए। ठीक है, ए मतलब सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा? ए। सेम इसी तरीके से
कलर चेंज कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से जो आरबीसी है, अगर इसकी सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा? बी। अब एक ऐसा आरबीसी जिसके सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तब उसको हमने क्या बोल दिया? ओ। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? ए बी। अगर केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर एंटीजन बी है तो कहलाएगा ब्लड ग्रुप बी। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा? ओ। ठीक है, और एंटीबॉडी जो है वो जस्ट इसकी ऑपोजिट होती है, यानी कि एंटीबॉडीज का यहाँ पे होने का मतलब है कि आरबीसी के प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है। ये तो हुआ कि आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट था उसके हिसाब से ये है, और प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट होता है वही उस ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीजन ए बी में प्लाज्मा के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ये एकदम खाली होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, केवल एंटीजन प्रेजेंट होता है ए और बी। अब जो ब्लड ग्रुप ए है, ए के अंदर चूंकि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज कौन सा प्रेजेंट होगा? बी, यानी कि इसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक इसी प्रकार से जो बी ब्लड ग्रुप है, बी का जो एंटीजन है वो तो बी ही होगा, तो इसका जो एंटीबॉडी है ये हमेशा क्या होगा? ए होगा। और जब ओ के बारे में हम बात करते हैं तो चूंकि जो ओ है, ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया है गलती से, यहाँ पे होगा नन, है ना, मतलब कि कोई भी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो दोनों प्रेजेंट होगी, यानी कि इसकी प्लाज्मा में ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, दोनों तरीके की एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा? एंटीजन एंटीबॉडीज, यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये बेसिकली इसके बारे में है। ठीक है, तो हमने अभी अभी बात की एबीओ सिस्टम की। अब इसमें हम एक चीज और जान लेते हैं कि जो हमारा एबीओ सिस्टम है, एबीओ सिस्टम में जो ओ है, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, और जो ए बी है, ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहे जाने का मतलब क्या है कि अगर हम इस बारे में बात करें कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किससे ब्लड ले सकता है और किसको ब्लड दे सकता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ए बी है। अब ए बी के अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। अब हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए अगर एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और हम उसको ए वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं, तो ए ब्लड ग्रुप चढ़ाने पे हम बाहर से ए एंटीजन को भेज रहे हैं, तो अब इसके ब्लड में ऑलरेडी एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इसके लिए एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसको ए वाला भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब सेम तरीके से अगर हम बी ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं तो बी में भी एंटीजन जो है वो बी है और ए बी के अंदर भी बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको बी भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें पहले से ही ये एंटीजन मौजूद है, तो हम बाहर से नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, पहले से मौजूद है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। हमने अभी अभी एंटीजन के डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि जो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स कराने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हमने ए के बारे में भी देख लिया और बी के बारे में भी देख लिया। अब अगर ए बी कोई पेशेंट है, हम उसको ए बी का ब्लड ग्रुप देते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो उसके एंटीजन में ए बी दोनों प्रेजेंट है तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि ये अपने से भी ले सकता है, ए से भी, बी से भी और ए बी से भी ले सकता है। और अगर हम ओ के बारे में बात करें तो ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ओ अगर इसके अंदर जाता है तो भी कोई एंटीजन बाहर से नहीं जा रहा है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि ये ओ से भी ब्लड ले सकता है। यानी कि ए बी हर किसी से ब्लड ले सकता है, अपने से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ये चूंकि सारे ग्रुप से ब्लड ले सकता है इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम
अगर ए के बारे में बात करें, ए किससे ब्लड ले सकता है, तो ए वाले से ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, तो वो आसानी से उससे ले सकता है। लेकिन अगर ए बी का ब्लड हम ए वाले पेशेंट को चढ़ाते हैं तो एक एक्स्ट्रा एंटीजन इसके अंदर चला जाएगा जो कि होगा बी, और एक्स्ट्रा एंटीजन अगर यहाँ पे एंटर करेगा तो फिर से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, इसलिए हम इसको नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, इससे ये ब्लड नहीं ले सकता। अब अगर हम मान लो कि पेशेंट को बी ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं तो बी में एंटीजन बी प्रेजेंट है, सेम वही प्रॉब्लम। और अगर हम ओ चढ़ाते हैं तो ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यानी कि ये ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी के जो अंदर है एंटीजन बी प्रेजेंट है। अब क्या है, अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप इसको चढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंटीजन ए जाएगा जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा, इसलिए हम इसे नहीं चढ़ा सकते। अब अगर हम ए ब्लड ग्रुप भेजते हैं तो भी सेम वही चीज आएगी कि एक एक्स्ट्रा एंटीजन आ रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं चढ़ा सकते। लेकिन अगर हम ओ को भेज रहे हैं तो ओ के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि बी किससे किससे ले सकता है, एक तो बी से ले सकता है और एक ओ से ले सकता है। और अब बात आती है ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। अब ओ के अंदर चूंकि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो अगर इसको ए बी ने अगर ब्लड दे दिया या ए ने दे दिया या बी ने दे दिया, किसी ने भी दिया, तो एक एक्स्ट्रा मतलब कोई ना कोई एंटीजन इसके अंदर एंटर करेगा, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन एंटर करेगा, तो जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। इसलिए ओ किसी और से ब्लड नहीं ले सकता है, ओ हमेशा केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। अब देखिए, इसका तो समझ आ गया कि ये रिसिपिएंट कैसे है। अब डोनर ये कैसे है, क्योंकि इसने ए बी को भी दिया, ए को भी दिया, बी को भी दिया और खुद अपने आप को भी दे दिया। तो इस तरीके से जो ओ ब्लड ग्रुप है ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। यहाँ पे लेने की बात है तो सेम उसी तरीके से कि ए बी किसको किसको दे सकता है, ए बी खाली ए बी को ही दे सकता है, ए किसको किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी किसको किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी को ब्लड दे सकता है, जो ए है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, जो बी है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और जो ए है वो जो ओ है वो ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ये सबको दे सकता है, इसलिए क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो यहाँ पे ये किसके बारे में बात थी, जो हमारा एबीओ सिस्टम होता है उसके बारे में। तो एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो 4 भागों में बांटा गया है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जाता है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है आरएच सिस्टम। ठीक है, आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इसको हम रीसेस सिस्टम भी कहते हैं। रीसेस सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम जो ये बताता है कि ये जो भी ऊपर वाला हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली ये उसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आरएच सिस्टम की वजह से ही जो ब्लड होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कौन डिसाइड करता है, जो आरएच सिस्टम है या आरएच फैक्टर है वो डिसाइड करता है। तो आरएच फैक्टर का मतलब क्या है कि ब्लड में एक एक्स्ट्रा फैक्टर पाया जाता है जिसको हम बेसिकली एंटीजन डी कहते हैं। एंटीजन डी, एक एक्स्ट्रा एंटीजन जिसका नाम क्या है, एंटीजन डी। तो ब्लड में आरबीसी के सरफेस पे ये वाले एंटीजन भी पाए जाते हैं। तो ये एंटीजन जो है वो सेकेंडरी एंटीजन है। सेकेंडरी एंटीजन का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें कोई मिसमैच होता है, ब्लड अगर हम चढ़ाते हैं और कोई मिसमैच होता है तो ये यहाँ पे तुरंत रिएक्शन होता है। लेकिन आरएच सिस्टम के अंदर अगर कोई मिसमैच होता है तो उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन
नहीं होता है फर्स्ट टाइम में। ये ज्यादातर रिएक्शन सेकेंड टाइम में करता है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इसका सेकेंड टाइम में ज्यादा होता है, फर्स्ट टाइम में उसका रिएक्शन थोड़ा कम होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात क्या करी कि आरएच सिस्टम किसको इंडिकेट कर रहा है, एंटीजन डी को इंडिकेट, है ना, एंटीजन डी को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि इसको हम कैसे समझेंगे कि सपोज कि यहाँ पे कोई सा भी एक ब्लड ग्रुप उठा लेते हैं कि मान लो कि हमारा ब्लड ग्रुप है ए, है ना, तो ए होने का मतलब मान लो कि ये क्या है, आरबीसी है। ठीक है, और इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए। अब आरएच सिस्टम क्या कहता है कि अगर इस आरबीसी के सरफेस पे जिसपे ए एंटीजन प्रेजेंट है, इस पे अगर एक और एक्स्ट्रा एंटीजन डी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट होने का मतलब आरएच सिस्टम प्रेजेंट है या आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव। ये क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। जबकि ये आरएच सिस्टम ये भी कहता है कि सपोज कि ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे केवल ए प्रेजेंट है जबकि डी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे डी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, डी नहीं होने का मतलब यानी कि एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि ब्लड ग्रुप जो है वो ए नेगेटिव है। समझ आ गया, यानी कि आरएच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि ब्लड ग्रुप हमेशा पॉजिटिव होता है, और आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होने का मतलब है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आरएच फैक्टर इंडिकेट किसको करता है, एक एक्स्ट्रा एंटीजन जिसका नाम है एंटीजन डी, उसको ये इंडिकेट करता है। तो इसी तरीके से हर जगह पे यहाँ पे अप्लाई होगा कि सब में जो ए बी है, अगर एक एक्स्ट्रा जो एंटीजन है वो डी है, प्रेजेंट है, तो ये ए बी पॉजिटिव होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ए बी नेगेटिव होगा। ए के अंदर अगर एक एक्स्ट्रा एंटीजन डी प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। बी में सेम तरीके से अगर एक एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट है डी तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। और ओ के अंदर भी अगर यहाँ पे चूंकि कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एक एक्स्ट्रा एंटीजन डी प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव है, अगर एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है यानी कि डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो ये था टोटल ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसको हम दो भागों में बांटे थे, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे कि कोई फीमेल है, कोई मदर है, अगर उसका जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव, अभी हमने पढ़ा कि उसके सरफेस पे एक्स्ट्रा एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं है ना, तो अगर मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है और वो कंसीव करती है, कंसीव करने के बाद जो उसका बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है ना, तो उसके अंदर उस आरएच पॉजिटिव वाले बेबी के लिए एंटीबॉडीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट डिलीवरी होते होते लगभग वो टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और उस पूरे 9 मंथ के ड्यूरेशन में जो इस आरएच पॉजिटिव जो बेबी है उसके लिए मदर के बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या है कि उसमें टाइम ज्यादा बीत जाता है, लेकिन वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को पहचान करके रखता है। अगर मदर सेकेंड टाइम कंसीव करती है और सेम तरीके से उसका सेकेंड बेबी भी आरएच पॉजिटिव है जबकि जो मदर है वो आरएच नेगेटिव है, तो तुरंत जो मदर का बॉडी है या मदर का ब्लड है वो तुरंत एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, जिससे कि बच्चे के एबॉर्ट हो जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बेबी के डिलीवरी के बाद में हमें जैसे ही पता चलता है कि आरएच जो मदर है वो आरएच नेगेटिव है और जो बच्चा है वो आरएच पॉजिटिव है, तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम है बेसिकली एंटी डी गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, एंटी डी गामा ग्लोब्यूलिन। ये इंजेक्शन हम मदर को लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी एंटीजन डेवलप हुआ है वो नेक्स्ट बेबी को अफेक्ट ना कर पाए, जो एंटीबॉडीज डेवलप हुआ है वो नेक्स्ट बेबी को अफेक्ट ना कर पाए। तो ये एक बेसिक सी बात थी
कि यहाँ पे एबीओ सिस्टम में हम कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं और कौन सा ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। और यहाँ पे था आरएच सिस्टम में कि ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि अगर हम किसी पॉजिटिव बंदे को नेगेटिव ब्लड या नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड चढ़ाते हैं तो इसमें भी रिएक्शन आता है, लेकिन इसके जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ ये स्टेटेड है कि अगर मदर के अंदर ऐसा होता है तो सेकेंड टाइम में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मदर का एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए एंटी डी गामा ग्लोबुलिन नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये बहुत ही नेसेसरी है कि जब कभी भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो तो हम सारे के सारे जो मैच है उसको कंप्लीट करें, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वही होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसको भी मैच करना है, कोई अदर इन्फेक्शन या अदर जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर हमें सारी चीज़ों को मैच करना है, टेम्परेचर को नॉर्मल करना है और तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।